हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे ज़रूरी सूचना, अगर आप आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे 10 AM और 9 PM पर डेली क्विज करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 43 में, 44 में, 45 में या 46 में? तो जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को शिक्षा एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो है प्रावधान है। इसके अलावा कुछ जो जरूरी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता पर रोक लगाने के लिए संबंधित है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद जो 340 है, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो है इसमें राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16(4) और 15(4), अनुच्छेद 15(4) और 16(4) से भी प्रश्न पूछता है। 16(4) से तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) है, जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों एवं जातियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 29 के खंड 2 के माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक को उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष उपबंध निवारित है। 16(4) जो है इसमें राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व तो राज्य के अधीन सेवा प्राप्त, अर्थात राज्य में जो भी वैकेंसियां आएंगी उनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यह कुछ प्रमुख जो है अनुच्छेद थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व जनजाति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 366 या अनुच्छेद 367? तो अनुच्छेद 366 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द का सर्वप्रथम भारतीय संविधान में किया गया था। अनुच्छेद 366 25 क्लॉज 25 में इसमें कहा, ऐसी जनजाति समुदाय इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनका सामुदायिक भाग या समूहों को एक संविधान के प्रयोजन हेतु 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति माना गया हो, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जिसे अनुसूचित घोषित किया गया हो। वहीं अनुच्छेद 24 के तहत इसमें परिभाषित किया गया है। अच्छा, कहीं कहीं पे जो है स्पष्टता कहीं नहीं कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को क्लियरली से परिभाषित किया गया है, लेकिन 342 के माध्यम से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शामिल कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 338? तो संविधान के अनुच्छेद 330 में जो है अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है। तो 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को स्थान आरक्षित किया जाता है, और 332 के तहत इन्हें विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है हमारा ए है। अगला है, अनुच्छेद 330 का आशय है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग,
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण, सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए प्रावधान। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो 30 है यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। विधानसभा में 332 अनुच्छेद 332 संबंधित है। वहीं सरकारी पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 335 संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338 या अनुच्छेद 339। तो अभी हमने बात किया कि अनुच्छेद 335 में जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सेवा जो अर्थात जो भी सरकारी वैकेंसियाँ आएंगी उनमें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला है, भारत में अनुसूचित जनजाति को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? 2.0%, 2.5%, 7.5% या 15%। तो राइट आंसर हो जाएगा जो जनजातियों को आरक्षित सीटें हैं वह 7.5% हैं। वहीं अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो वहाँ पे 15% जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होता है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्राप्त है। और इसके साथ साथ अभी नए में जो है आर्थिक इकोनॉमिक वीकर वाला एक IWS जो है उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त है कि 14 वर्ष के नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्ति होगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 335। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 324 के यह कहा गया है कि जो 14 वर्ष के कम आयु के बालक हैं वह किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे और न ही किसी खतरनाक कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूची 4 किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से या अल्पसंख्यक से? तो अनुसूची जो 4 संबंधित है वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। यह विशेषकर जो है अनुच्छेद 244 ए और 275 ए के तहत किसी विशेष क्षेत्र के लिए आधारित है और वहाँ पे किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए यह विशेष प्रावधान किया गया है। अगला है, जनजातियों के सदैव संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। तो कौन सा उच्चतम अधिकारी होगा जनजातियों के लिए? जनजातीय विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त या जनजाति कल्याण अधिकारी या जनजाति प्रशासक? तो जो होता है यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त जो होता है वह लगभग SDM के स्तर का अधिकारी होता है जो जनजातियों के संवैधानिक हितों के लिए या आर्थिक सेवाएं, सामाजिक, शैक्षणिक इन सेवाओं के लिए जिम्मेदार होता है। और इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 338 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 338 के तहत जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त का जो है नियुक्ति किया जाता है। अगला है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः लोकसभा में कितनी सीटें सुरक्षित हैं? तो कितनी सीटें सुरक्षित हैं? 79 और 40, 82 और 42, 101 और 51 या 79 और 41। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 79 और 41। अनुसूचित जाति के लिए 79 सीटें आरक्षित हैं और जनजाति के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं।
किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय के चुनावों के लिए सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ 1935 का अधिनियम था, इसके समय प्रांतों की तत्कालिक स्थिति में सुधार किया गया था क्योंकि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान शामिल किया गया था। वहीं मॉन्टेस्क्यू चेम्बर्स बोर्ड सुधार जो 1919 में किया गया था, इसके तहत द्विसनात्मक या विधायिका स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली से संबंधित है, जबकि मार्लो मिंटो जो है वह सुधार भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई भी जो है संबंधित नहीं। और इन चुनावों की जो मान्यता प्राप्त हुई थी वह लगभग स्वतंत्रता पश्चात के बाद हुई थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो इसलिए जो यहाँ पे ऑप्शन है यह सभी गलत है। अगला है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956, 1926, 1976 या 2006? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 के तहत भारत में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पारित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध घोषित किया करने के लिए भारतीय संसद में 1956 में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम पारित किया गया था। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि अगर कोई स्वयं से अपनी इच्छा के प्रति वेश्यावृत्ति के कार्य में लिप्त है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, वह व्यवसाय की श्रेणी में गिना जाएगा। अगर कोई जबरन किसी व्यक्ति को उस श्रेणी में लाता है या जबरी वह वेश्यावृत्ति का धंधा करवाता है तो उसे अपराध माना जाएगा। यह हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश आया था। यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यतों की सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई हैं। यह कथन संबंधित है M.K. गांधी से, K.M. पडिक्कर से, A.R. देसाई से या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा K.M. पडिक्कर का प्रसिद्ध यह पत्रकार थे। इनका जो प्रसिद्ध कथन है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक द हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड में लिखा था कि यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से अस्पृश्यता की सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई हैं। तो इन्होंने कहा कि कानून बना देने से केवल अस्पृश्यता समाप्त नहीं होगी, उसका जो है प्राथमिक अर्थात जो है जमीनी स्तर पर उसके लिए जो है योजनाएं या लाना भी आवश्यक है, ऐसा इनका मानना था। जो कि आज के समय में भी कहीं कहीं अस्पृश्यता देखी जाती है, जबकि कानून बने हुए लगभग 75 साल से अधिक हो गया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आपको अस्पृश्यता देखने को मिल जाएगी, जो कि इस कथन को सही साबित करता है। अगला है 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीन में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? योजना आयोग ने, वित्त आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, बलवंत राय मेहता समिति ने? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए। 1957 में योजना आयोग ने सुझाव दिया कि अगर भूदान यज्ञ जो है जो भूमि उससे प्राप्त हुई थी उसे 3 लाख परिवारों में बांटकर उनका पुनर्वास किया जाए जिनके पास जमीनें नहीं है। योजना आयोग को वर्तमान समय में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो 2015 से 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और जो बलवंत राय मेहता समिति है यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अगला है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति केवल HIV बीजों के उपयोग में ही नहीं था, यह एक पैकेज था। ए केवल 1, केवल 2, दोनों या कोई नहीं?
न तो एक न तो दो। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन है कि हरित क्रांति केवल HYV बीजों से बारे में ही नहीं था, यह एक पूरा एक पैकेज था। तो जो संकर प्रजाति के बीज थे केवल उन्हीं के बारे में नहीं था, एक जो है उर्वरक, खाद आदि सबसे भी हरित क्रांति जो है जुड़ा हुआ था। इसका पूरा एक किसान के लिए, कृषि के लिए एक पैकेज था। अगला है भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है JP नारायण द्वारा, विनोबा भावे द्वारा, MK गांधी द्वारा या ज्योतिबा फुले द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा JP नारायण का कथन था जो है भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह एक संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी यह 1951 में भूदान आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और भूदान आंदोलन की शुरुआत को हम स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन भी कहते हैं। अगला है निम्नांकित में से कौन भारत में कृषक आंदोलन के अध्ययन से संबंधित है? कृषक आंदोलनों के अध्ययन से कौन संबंधित है? AR देसाई, KF गौप या DN धनाग्रे या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषक आंदोलन से सभी संबंधित है, AR देसाई, KF गौप। तो किसने कहा है कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ साथ अंश समाज है? L क्रोबर, आंद्रे बेती, T सैनी या R पर्थ? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा A क्रोबर। L क्रोबर जो है इन्होंने कहा है कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ साथ अंश समाज है। पीजेंट सोसाइटी इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी विथ द पार्ट ऑफ कल्चर। अगला है निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया है? जगत गुरु आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद सरस्वती या उपर्युक्त सभी? तो अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने की जो बात करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। तो 19वीं शताब्दी में कई आंदोलन हुए जिनमें विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि ने नेतृत्व किया। हिंदूवाद की इन्होंने पुनर्व्याख्या की और अस्पृश्यता और अंधविश्वास जैसे तत्वों को अस्वीकार किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे व्यवसाय की धर्मनिरपेक्षता पर बल देते हैं, अर्थात कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। इससे पहले था कि एक निश्चित जाति वाले ही निश्चित व्यवसाय करते थे। तो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की, जो इनसे प्रमुख जुड़ी हुई है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। इन्होंने जाति व्यवस्था को कहा कि जो जाति व्यवस्था है वह शासकों द्वारा बनाई गई एक राजनीति प्रणाली के रूप में इन्होंने देखा। इन्होंने कहा यह प्राकृतिक या धार्मिक प्रणाली न होकर एक शासन के लिए बनाई गई प्रणाली है। अगला है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1950 में, 1952 में, 1954 या 1957 में? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है भारत में जो है प्रारंभ किया गया था कब से? परिवार नियोजन कार्यक्रम जो लाया गया था वह 1950 में, और कहीं कहीं आपको 51 भी मिलेगा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 से प्रारंभ किया गया था। अगला है आवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किया गया। मर्टन के द्वारा, एल गटमैन द्वारा, R.A. लुंडबर्ग द्वारा या बोगार्ट्स द्वारा? तो अभिवृत्ति को मापने के लिए जो सामाजिक दूरी पैमाना या सोपान था यह बोगार्ट्स के द्वारा लाया गया था। इन्होंने सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता, वैमनस्यता, घृणा, प्रेम, निकटता आदि को मापने के लिए एक पैमाना तैयार किया गया जिसे इन्होंने सामाजिक दूरी पैमाना कहा गया है। इसमें इन्होंने कहा कि जो संबंध में कितनी नज़दीकता और कितनी विद्वेषपूर्ण है आदि को दर्शाने के लिए या मापने के लिए इन्होंने इसे विकसित किया था। अगला है गरीब की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया है?
पॉवर्टी ऑफ कल्चर की बात कौन करते हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑस्कर लेविस, एडमंड लीस, मिल्टन स्पिंगर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर लेविस से संबंधित है। इन्होंने मेक्सिको और प्यूर्टो रिको के शहरी समाज का अध्ययन करके गरीब या निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इन्होंने कहा है कि जो वहाँ के जो गरीब हैं वह अपनी गरीबी को एंजॉय करते हैं, अर्थात उसी में जीना चाहते हैं, और इसी को इन्होंने कहा है निर्धनता की संस्कृति। उस समाजशास्त्री का नाम बताएं जिन्होंने अपने अध्ययन में भारत विधा परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किया है। एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, एस.सी. दुबे या योगेंद्र सिंह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जी.एस. घुरिये जो है भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले माने जाते हैं। इन्होंने अपने सर्वप्रथम अध्ययन महादेव कोली जो लोगों का अध्ययन किया था उनमें इन्होंने भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया था। भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य क्या होता है कि भारतीय ग्रंथों एवं संस्कृतियों के आधार पर रिसर्च करना ही भारतीय विधा परिप्रेक्ष्य कहा गया है। अगला है भारत विधा परिप्रेक्ष्य के अनुसरण में भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? ड्यूमा एवं आंद्रे बतई, घुरिये एवं एम.एन. श्रीनिवास एवं ए.आर. देसाई, लुईस ड्यूमा एवं जी.एस. घुरिये। तो राइट आंसर हो जाएगा जी.एस. घुरिये और लुईस ड्यूमा, जिन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथ, शास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुराण, इन सब का अध्ययन के आधार पर अपने अध्ययन किए हैं। इसी को भारतीय विधा अध्ययन कहा जाता है। अगला है कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? भारतीय विधा अध्ययन, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन, मार्क्सवादी अध्ययन या सभ्यतावादी अध्ययन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा भारतीय विधा अध्ययन का यह मानना है कि हम भारतीय समाज को अद्वितीय है और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए भारतीय सामाजिक संस्थाओं की मूल अर्थात जड़ को जानने के लिए हमें मूल कृतियों से देखा जा सकता है या समझा जा सकता है। अगला है आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? गुन्नार मिल्डर, ऑस्कर लेविस, फ्रांत्ज जे फैनन या हर्बर्ट जे गेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांत्ज फैनन का कथन है कि आज के जो गरीब धरती के दलित हैं और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। आमीन शरीफ ने सर्वप्रथम चौथी दुनिया शब्द को प्रयोग किया है। तो फात्ज, इनका पूरा नाम है फात्ज उमर फैनिन। अगला है सिंडिकेट हिंदूवाद के संबंध में सही कथन है। यह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। यह एक नवीन धार्मिक रूप है। यह नवीन संप्रदाय की रचना करता है। यह राजनैतिक हिंदूवाद भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जो सिंडिकेट हिंदूवाद है वह पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों का समायोजन करने का प्रयत्न करता है। अगला है दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसा नियम का अनुपालन करता है? प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक या प्रतिशोधात्मक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमें वह होगा प्रतिकारात्मक। जो दंड है वह जैसे को तैसा नियम का अनुपालन करने की देता है। जैसे आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, या किसी की हत्या के बदले हत्या का नियम जो होता है उसी को प्रतिकारात्मक कहा गया है। यह दंड का जो है बहुत कठोर होता है और यह आदिम समय में पाया जाने वाला दंड था। अभी तो सुधारात्मक दंड जो पाया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।